नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य में अज्ञेय की प्रसिद्ध प्रतीकात्मक कविता नदी के द्वीप की व्याख्या मैं आज इस वीडियो के माध्यम से करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नदी के द्वीप कविता इनके द्वारा प्रकाशित संग्रह हरी घास पर क्षण भर में संग्रहित है। इसका प्रकाशन हरी घास पर क्षण भर का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था और ये कविता अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है अज्ञेय की विचारधारा को समझने के लिए, अज्ञेय के काव्य दृष्टि को समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं, ये प्रतीकात्मक कविता है तथा इस कविता के माध्यम से अज्ञेय व्यक्ति, समाज तथा परंपराओं के अंतर संबंधों की विशद व्याख्या करते दिखाई देते हैं। इस कविता में प्रतीकों के माध्यम से बताया गया है कि व्यक्ति जो है वो समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है, परंतु समाज में रहते हुए अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी वो पूरी तरह से अपने आप के अस्तित्व को, अपने को, स्वयं को पूरी तरह से जो है वो घुला मिला दे सामाजिक परंपराओं में, भले ही वो उसके लिए जो समय चल रहा है उसके लिए उपयोगी है या नहीं, तो ये आवश्यक नहीं है। यानी समाज और व्यक्ति के संबंधों की व्याख्या बदलते हुए समय के अनुसार हमें करनी चाहिए। ये बिल्कुल निर्विवाद सत्य है कि व्यक्ति समाज का महत्वपूर्ण भाग है, परंतु समाज का भाग है वो अपने अस्तित्व को पूरी तरह से समाज में घुला मिला देना, चाहे वो प्रचलित हो या अप्रचलित हो परंपराएं, उनके सामने घुटने टेक देना, यह उसके लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर अज्ञेय व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कविता। तो अज्ञेय कहते हैं, हम नदी के द्वीप हैं, अर्थात हम यानी कि मानव व्यक्ति नदी के द्वीप हैं। नदी क्या है? हमारी संस्कृति, सामाजिक मान्यताएं, परंपराएं। तो हम उनके किनारे खड़े हुए एक द्वीप की तरह हैं जिसका स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, अर्थात हम ये नहीं कहते हैं कि समाज जो है उससे हम अलग थलग पड़े रहें और समाज जो है उसके नियमों को हम माने ना और समाज से बिल्कुल अलग थलग होकर के अपना जीवन जिए। अर्थात हम ये नहीं चाहते कि समाज की मुख्य धारा से हम अलग हट जाएं और समाज हमें छोड़ करके आगे बढ़ जाए। जिस तरह से नदी बहती रहती है परंतु उसके किनारे खड़ा हुआ द्वीप भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ नदी के जो है सहयोगी के रूप में कार्य करता है, उसी तरह व्यक्ति भी समाज के सारे नियम मान्यताओं को मानते हुए भी अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा रखते हुए समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। वह हमें आकार देती है, अर्थात जिस तरह से नदी द्वीप को आकार देती है उसी तरह समाज की मान्यताएं, समाज की संस्थाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देती हैं, उसके चरित्र के निर्माण का कार्य करती हैं। हमारे कोण गलियां अंतरीप उभार सैकत कूल सब गोलाइयां उसी की गढ़ियां, अर्थात हमारे चरित्र में जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं वो सब हमें समाज द्वारा निहित परंपराओं, समाज द्वारा जो है रची हुई संस्थाओं के साथ कार्य करने पर ही प्राप्त होते हैं। माँ है वह हम इसी में बने हैं, अर्थात समाज, सभ्यता, संस्कृति हमारे लिए माता के समान है। बिना सभ्यता और संस्कृति के नियमों का पालन करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को जो है वो पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं है, किंतु समाज का एक अंश होते हुए भी हम पूरी तरह उसकी हर परंपरा और हर जो है वो नियम को मानने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। अर्थात जो नियम, जो परंपरा हमारे लिए उपयोगी है
उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, लेकिन जो जर्जर रूढ़िग्रस्त मान्यताएं हैं उनके प्रति समर्पण दिखाने का हमारे लिए जो है वो जरूरी नहीं कि हम उसके प्रति भी अपना समर्पण प्रदर्शित करें। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। हमारा जो समाज के परंपराओं के प्रति समर्पण है वो स्थिर है, यानी हम अविचल भाव से समाज के निर्माण कार्य में अपना सहयोग देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम नदी के द्वीप की ही भांति समाज के एक अविचल अंग हैं। आगे देखते हैं। आगे जी कहते हैं किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है। अर्थात हम समाज की सारी परंपराओं का पालन करते हैं, जो अभीष्ट होता है, जो हम दे सकते हैं समाज को, वो हम देने का प्रयास करते हैं, किंतु हम समाज की हर कुवृत्ति के आगे अपने घुटने नहीं टेकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने अस्तित्व को ही विलीन कर देंगे तो फिर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हम जिस तरह से यदि कोई द्वीप टूट जाता है तो फिर वो रेत बन के अनुपयोगी बन जाता है, उसी तरह हम भी रह जाएंगे। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। अर्थात अगर हम अपनी स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर देंगे तो फिर तो हमारा कोई भी जो है वो संसार में किसी भी तरह का हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा। अर्थात हमारी विचारधारा, हमारा जो एक वैयक्तिक दृष्टिकोण है वो ही समाप्त होकर के रह जाएगा। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। किंतु यदि समाज को बदलने के लिए हमें कभी उससे लोहा लेना पड़ा, कभी किसी पुरानी रूढ़ी को बदलने के लिए हमें आगे आना पड़ा, तो क्या होगा? हमारे पैर उखड़ेंगे, यानी हमारे व्यक्तित्व को झटका लगेगा। जाहिर सी बात है, जब भी कभी क्रांति होती है तो बिना किसी उत्सर्ग के, बिना बलिदान के, बिना संघर्ष के क्रांति पूर्ण नहीं होती। चाहे वो किसी भी तरह की सामाजिक क्रांति हो, पुरानी जो है मान्यताएं जब जर्जर हो जाती हैं तो व्यक्ति जो है उनको बदल देते हैं। कहते हैं ना, ओल्ड ऑर्डर चेंज टेकन प्लेस टू न्यू। अर्थात पुरानी चीजें जब तक का नहीं हटेंगी तब तक नए उनके स्थान पे कैसे आएंगी। और नवीनता जो है वही सौंदर्य है। तो अनुपयोगी तथ्यों से लड़ते समय, संघर्ष करते समय हमारे पैर उखड़ेंगे, हम बह जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या चूर्ण होके यदि हम घुटने भी टेक दें उस जर्जर मान्यता के आगे, तो भी क्या हम समाज के लिए कुछ उपयोगी कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम समाज को और गंदगी से भर देंगे और अनुपयोगी तथ्यों से भर देंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप कि हम नदी के द्वीप हैं। यह साप नहीं है, बल्कि यह नियति है। हमें गर्व है कि समाज में रहते हुए, इनकी परंपराओं को मानते हुए भी हम अपने अस्तित्व को बना करके रखें। हमारा एक स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। क्रोड़ यानी कि गोद। तो व्यक्ति कह रहा है कि हम नदी के द्वीप की तरह, समाज जिस तरह में, व्यक्ति जिस तरह के उसकी गोद में, उसके बीच में रह करके ही, पल बढ़ करके, विद्यालय जा करके, तरह तरह के मंदिर जा करके, तरह तरह की संस्थाओं में जा करके धीरे धीरे बड़ा होता है और नए नए गुण, ईमानदारी, नैतिकता, सत्यता, धर्मनिरपेक्षता और अध्ययनशीलता, ईमानदारी, ये सब सीखता है। तो उसी तरह हम भी नदी की गोद में बैठ करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं, समाज के बीच में रह करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। तो बैठे नदी की क्रोड़ में, यानी नदी की गोद में बैठ करके, समाज के बीच रह करके हम समाज में अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है। बृहद भूखंड अर्थात समाज में जो सभ्यता, संस्कृति है, उससे परिचय हमें कौन कराता है? समाज ही तो कराता है। सभ्यता, संस्कृति के नियमों से हमारा परिचय कौन कराता है? समाज कराता है, सामाजिक संस्थाएं कराती हैं। तो वह भूखंड अपना पितर है, यानी ये जो रीति रिवाज, परंपराएं हैं, ये हमारे लिए पितर के समान है, हमारे पूर्वजों के समान है। और भूखंड से ये नदी अर्थात ये समाज ही हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने जड़ों से मिलाए रखने का कार्य करता है, जिस तरह नदी भूखंड से द्वीप को मिलाती है। भूखंड से जो नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मांझती संस्कार देती चलो। अर्थात
हे सभ्यता, संस्कृति, समाज, तुम इसी तरह आगे बढ़ती रहो, अपने जो है वो विकास को आगे बढ़ाती रहो और भूखंड से अर्थात सभ्यता संस्कृति से जो भी हमको उत्तराधिकार में चरित्र का विकास मिला है उसको और अधिक संस्कार से युक्त करते हुए आप आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे किसी एहलास से या किसी और स्वेराचार से, अतिचार से तुम बढ़ो, प्लवन तुम्हारा गड़गड़ाता उठे। कभी समाज को यदि क्रांति की आवश्यकता हो और उस क्रांति के फलस्वरूप हमें हानि भी उठानी पड़े तो वह स्रोतस्विनी ही कीर्तिनासा कर्मनासा घोरकार प्रभानी बन जाए, कि समाज ही व्यक्ति का शत्रु बन जाए तो हमें स्वीकार है वह भी। क्यों? क्योंकि बिना जो है वो खून बहे कभी भी क्रांति सफल नहीं होती। तो समाज को आगे बढ़ाने के लिए यदि हमारा उत्सर्ग भी देना पड़े तो हमें वो भी स्वीकार है। तब हम अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए सहर्ष स्वीकार करते हैं। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, हमारा अस्तित्व मिट भी जाएगा तो भी हमारे विचार बचे रहेंगे और कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ी उन विचारों के माध्यम से फिर से सामने आएगी। जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे संस्कार तुम देना। अर्थात हे नदी, जिस तरह द्वीप समाप्त होने के बाद भी कण कण छन छन के फिर से जो है वो भूमि का रूप लेकर के धीरे धीरे अपना आकार निर्मित करता, उसी तरह यदि हम नहीं भी रहेंगे तो भी हमारी विचारधारा बची रहेगी और कालांतर में आने वाली पीढ़ी के माध्यम से वो समाज को उसके हिस्से का देय देने के लिए सदा तैयार रहेगी। इसलिए हे सभ्यता, हे संस्कृति, हे समाज रूपी नदी, तुम इसी तरह बहती चलो, आगे बढ़ती चलो और समाज को और समाज में रहने वाले व्यक्तियों को उनके संस्कार से परिष्कृत करती चलो। तो ये थी व्याख्या कविता नदी के द्वीप की, जिसमें व्यक्ति, समाज और संस्कृति के अंतर संबंधों को दर्शाया गया है कि व्यक्ति जो है वो समाज का एक भाग है लेकिन फिर भी उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है और जिसकी अवहेलना करने के बाद उसका व्यक्तित्व रहेगा ही नहीं। तो समाज के नियमों का पालन, समाज की सभी संस्थाओं का आदर आवश्यक है, परंतु अपने अस्तित्व को भी बनाए रखना अति आवश्यक। धन्यवाद।